स्वागत है सभी बच्चों का। और सबसे पहले तो यही है कि सब लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। और ये हर बार मैं कहता हूँ और उनसे कहता हूँ जो जो मेरे मतलब न्यू व्यूवर्स हैं, जो मतलब पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइम पे उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जैसा कि कमेंट के माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि बच्चों को क्या चाहिए। फ़िलहाल तो जो पेपर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं दे रहा हूँ। जैसा कि पिछले कई वीडियोस में आपने देखा ग्रामर और वोकैब्स। आज भी मैं ग्रामर और वोकैब्स ही सेक्शन सी बताऊँगा। हालांकि आर्टिकल के लिए भी कमेंट आया है तो वो मैं कल के वीडियो में बताऊँगा। मतलब ये नहीं बताऊँगा कि कौन सा लिखना है, बस ये बताऊँगा कि आप आर्टिकल लिख कैसे पाओगे। तो उसके लिए आपको कल तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशली उस आर्टिकल ही फिर बताऊंगा मैं। दूसरा एक कमेंट आया था कि पेज नंबर 56 अनसॉल्व का बता दीजिए, तो शायद मैं उसको कवर करने की कोशिश कल करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सीरियल से चल रहा है। पीछे से जो सेट में सॉल्व करा रहा हूँ आज तो मैं पीछे वाला ही करा दूंगा। हालांकि 56 में कोई ज़्यादा वो नहीं है और 56 बच्चे कर सकते हैं थोड़ा बहुत, फिर भी चलिए कोई बात नहीं है, बहुत इजी है, वो भी कर लेंगे। आज का जो सेक्शन सी मैं ले रहा हूँ इसमें कुछ चीज़ें विशेष हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें कुछ सेंटेंसेस हैं ही ऐसे, कुछ नया है कुछ पुराना भी है, लेकिन जो नया है और नए तरीके का है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। वोकैब्स के मामले में हम वोकैब्स तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कुछ निश्चित नहीं कहा जाता कि कौन सा और कहाँ से और कैसे आएगा। लेकिन फिर भी ये नहीं सोचना है कि पता नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम पढ़ते रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम हमारे लिए बेनिफिशियल प्रूव होता है। इसलिए वोकैब्स जितनी भी है, जो भी है, जैसे भी है, अगर आप पढ़ रहे हो तो उन्हीं में कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपके लिए मिल जाता है। लेकिन अब हम ये सोचें कि कोई एक आएगा और हम एक दो पढ़ें तो ठीक नहीं है। अगर एक दो आता है उसके लिए 2000 पढ़ने पड़ते हैं, तब जा कर के हम उसको सही से कर पाते हैं। फिलहाल सेट को स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिए, लास्ट तक देखिए। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको मिलेगा और शायद आप समझेंगे कि ये हमारे लिए यूजफुल रहा। तो ध्यान दीजिए। देखिए सेट वही है 173 पेज का। तो जिन बच्चों के पास अनसॉल्व पेपर है वो उसे ओपन कर लेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। लिखा हुआ लिएबल टू बी इजिली ब्रोकन। पहला आपका जो लिखा हुआ वन वर्ड लिखा है लिएबल टू बी इजिली ब्रोकन। ये लिखा है, मतलब आसानी से तोड़ दिया जाने के लिए जो जिम्मेदार हो, लेबल। तो आसानी से जिसे तोड़ दिया जाए उसको क्या कहते हैं वन वर्ड में। तो पहला लिखा हुआ ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट माने होता है विनम्र होता है, विनम्र होता है, साफ स्वच्छ होता है और निर्मल होता है। इसलिए ब्रेकेबल से इसका कोई रिश्ता नहीं है, तो पहला छोड़ देंगे। दूसरा है ब्रिटल। ब्रिटल माने होता है ईजिली ब्रेकेबल, यानी ब्रिटल माने बहुत ही नाजुक होता है, जो मतलब आसानी से टूट जाता है। इसलिए इसका आपका जो आंसर होगा वो ब्रिटल ही होगा। ब्रिटल जो आसानी से टूट जाता है उसको ब्रिटल कहते हैं, नाजुक, बहुत ही मतलब नाजुक कोमल और कमज़ोर जिसको कहते हैं वो ब्रिटल होता है। अगली मीनिंग अनहेल्दी है, जिसका मतलब अस्वस्थ होता है। चौथी मीनिंग ओपेक है। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। एंड ओपेक इज
एन एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट, वो ट्रांसपेरेंट का होता है। फिलहाल यहाँ पर हो गया अ फिगर विद मैनी एंगल्स और साइड्स, एक ऐसा कोई फिगर जिसमें बहुत सारे एंगल्स हों, कोण हों, और बहुत सारी साइड्स, साइड्स का मतलब जिसको कहते हैं भुजा, बहुत सारी भुजाएं हों। तो देखिए हेक्सागोन लिखा है, यहाँ पर लिख देता हूँ जो आपका सेकंड नंबर का है वन वर्ड, अ फिगर with many angles और साइड्स, इसको क्या कहते हैं, हेक्सागोन जो होता है खटभुज को कहते हैं, जिसमें सिर्फ 6 भुजाएं होती हैं, वो हेक्सागोन होता है। फिर ऑक्टागोन जो लिखा हुआ है 8 भुजाएं होती है, जिसकी हिंदी अष्टभुज होती है, ठीक है। फिर पॉलीगॉन लिखा है, पॉली का मतलब भी होता है बहु, यानी बहुत सारी, तो पॉलीगॉन माने बहुभुज होता है। और पेंटागन माने पंचभुज होता है, जिसमें 5 भुजाएं होती हैं। क्योंकि इसमें मैनी एंगल्स और साइड्स, बहुत सारी एंगल्स और बहुत सारी भुजाएं होती हैं, तो वो बहुभुज होता है। तो फिलहाल यहाँ पर लिखेंगे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन देखिए ये इसलिए वोकैबलरी टफ हो जाती है क्योंकि ये कहीं से भी बना सकता है, कहीं से भी। वन हु ड्राइव्स एन एरोप्लेन, बताइए क्या होता है, तो बनावटी है, हम प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब पढ़ते रहते हैं। अब वन हु ड्राइव्स एन एरोप्लेन तो हम पायलट कहते हैं। द प्लेस वेयर पेशेंट्स आर ट्रीटेड, हॉस्पिटल कहते हैं। ऐसे मतलब एक छोटे स्तर से अगर सोचा जाए तो फिर इसमें यह है कि अपना जो हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज होता है उसी को ट्राई करता है कि अगर आप समझ गए कि नहीं पॉलीगॉन क्या होता है, पेंटागन क्या होता है, हेक्सागन क्या होता है, ये सब पढ़ने लिखने में आते रहते हैं, तो आपकी जो डेडिकेशन होती है पढ़ाई के प्रति वो परखता है कि आप अपने अध्ययन काल में कितने डेडिकेटेड रहे हो और किस तरह से आपने शब्दों को कलेक्ट किया है, तो बता दोगे। तो इसलिए यहाँ पर वही चीज़ चेक करता है वो। फिलहाल हम नेक्स्ट देखते हैं, लिखा टर्न ए डी फियर टू, ईडीएम है यहाँ पर, टर्न ए बी पार्ट का, इसका क्या होता है, टर्न ए डी फियर टू का जो हम डायरेक्ट मीनिंग तो नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर हम शाब्दिक अर्थ निकाल लें तो ये होता है कि बहरे कान को किसी की तरफ रखना या मोड़ना, ठीक है। तो बहरे कान को अगर किसी की तरफ करो तो क्या मतलब होता है, मतलब सुनना नहीं चाहते हो ना, तो यहाँ लिखा है लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनना, ये गलत है। दूसरा है डेडली, अपोज, बहुत घातक हिंसक तरीके से किसी का विरोध करना। तीसरा है नॉट पे अटेंशन टू, ध्यान न देना। चौथा है पोज इंडिफरेंस, उदासीन होकर के बैठना। पोज माने होता है गेस्चर, किस स्थिति में मतलब आप बैठे, इंडिफरेंस माने उदासीन, उदासीनता होती। तो यहाँ पर होता है पे, नॉट पे अटेंशन टू, नॉट पे अटेंशन टू, अर्थात मतलब किसी की तरफ ध्यान ना देना। तो जब आप बहरे कान को उसकी तरफ करोगे तो मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर होता है टर्न डी फेयर टू का मतलब नॉट पे अटेंशन टू। इसके बाद लिखा हुआ है ग्रीन आइड, ग्रीन आइड भी एक इडियम है। ग्रीन आइड का क्या होता है, ग्रीन आइड आपका जीलस पर्सन से होता है। आपने एक इडियम सुना होगा ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब जीलस पर्सन ही होता है, ये इडमेटिक सेंस है इसका। शब्दों में जाएंगे तो हरी आँखों वाला राक्षस, हरी आँखों वाला राक्षस ऐसा करके बोलते हैं, पर उसका जो सेंस होता है वो जीलस होता है। तो इसमें लिखा है रिच पर्सन यानी रिच अमीर, ये सही नहीं है। जीलस ईर्ष्यालु ये सही है। और हैंडसम माने सुंदर हो गया, और इंथुजिस्टिक माने उत्साही हो गया। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा जीलस यानी ईर्ष्यालु, ये होता है। फिर इसके बाद लिखा हुआ है द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज, तो एंटोनिम एक आपका तो नहीं, ग्रीन, ये तो ईडियम हो गया ना ग्रीन आइड वाला। अब हम सिनोनिम देखते हैं। तो
सी नंबर है, द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज, फ्लंग लिखा हुआ है, फ्लंग। जो फ्लंग एक्चुअली जो होता है वो फ्लिंग से बनता है। फ्लिंग माने उछालना होता है, फेंकना होता है फ्लिंग माने। तो अब यहाँ पर जो हमें सिनोनिम देखना है तो थ्रू लिखा है, कॉट लिखा है, कास्ट लिखा है, ठीक है ना, और स्पैट लिखा है। तो स्पैट माने कोई झगड़ा या थप्पड़ हल्की फुल्की मारपीट होती है। कास्ट माने फेंकना होता है लेकिन साथ में ढालना भी होता है कास्ट माने। और कॉट माने पकड़ लिया ये होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर थ्रू लिखा हुआ है, तो थ्रू यहाँ पर फेंकना या उछालना होता है थ्रू माने। तो यहाँ पर आपको पहली, या मान लीजिए आपको फ्लंग की जो मीनिंग लेनी है वो इसकी आपको लेनी है थ्रू। तो थ्रू माने फेंकना या उछालना, ये थ्रो की सेकेंड फॉर्म है। इसके बाद है एनकाउंटर्ड। तो एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना, यानी मुठभेड़ जिसको कहते हैं। फेस्ड लिखा है, सॉल्व लिखा है, इंटर्ड लिखा हुआ और एंटरटेन्ड लिखा है। तो एंटरटेन्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का आनंद लेना, इंटर्ड माने प्रवेश करना होता है, सॉल्व का मतलब हल किया हुआ होता है, फेस्ड का मतलब सामना किया। चूँकि इसलिए यहाँ पर फ्लंग आपकी सेकंड फॉर्म के रूप में थी तो थ्रू सेकंड फॉर्म के रूप में है, एनकाउंटर्ड आपका सेकंड फॉर्म के रूप में है तो फेस्ड आपका सेकंड फॉर्म के रूप में है। तो यहाँ पर जो एनकाउंटर्ड है वो फेस्ड, मतलब एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना या मुठभेड़ करना। तो वही फेस का मतलब होता है आमना सामना करना यानी सामना करना। तो ये आपके वन वर्ड और सिनोनिम्स हो गए। अब देखते हैं एंटोनिम। बहुत ध्यान से देखिए, समय ज़्यादा बचा नहीं है। बिल्कुल आप बिल्कुल अपने एग्जामिनेशन यानी इंग्लिश पेपर के बहुत ही करीब है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे होंगे वैसे वैसे हलचल बढ़ रही होगी, क्योंकि इस पेपर में सब कुछ होता है। इस पेपर में नॉलेज होता है, इस पेपर में वार्निंग होती है, इस पेपर में रिस्क होता है, इस पेपर में मज़ा होता है, इस पेपर में कन्फ्यूज़न होता है, डाउट होता है, इसमें सब कुछ होता है। इसलिए ज़्यादातर बच्चों को देखा गया है कि इंग्लिश में काफ़ी, मतलब ये कहा जाए कि इंटरेस्टेड होता है। इंटरेस्टेड वो इसलिए नहीं होता कि उसको आ रहा है, क्योंकि उस पेपर को सॉल्व करने में उसको एक अलग सा मज़ा मिलता है। अब देखो मज़ा उसको मिलता है जो नहीं कर पाएगा, जो कर लेगा उसको मिलता है। ये एक अजीब सब्जेक्ट है कि मतलब ना आते हुए भी और आते हुए भी एक धड़कन तेज़ रहती है, कन्फ्यूज़न रहता है। जिसको नहीं आता उसको कन्फ्यूज़न कम रहता है, जो समझ में आ रहा कर दिया बात खत्म। सबसे ज़्यादा ये कि वो जो ज़्यादा पढ़ते हैं उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं, वो छोटी चीज़ में कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलत हो जाता है। ये एक फैक्ट है, ये मानकर चलिए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। बाकी आप मैथ में उतना आप डिस्टर्ब नहीं रहेंगे, हिंदी में नहीं रहेंगे, और अन्य जो सब्जेक्ट है उनमें ज़्यादा इस तरह की सिचुएशन नहीं होती है। लेकिन इसके इस पेपर के प्रति एक अजीब सी हलचल रहती है। क्यों? क्योंकि उसमें 50-50 होता है। कभी ऐसा लगता है हम सब कर लेंगे, कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ ऐसा ना आ जाए, पता नहीं कोई कन्फ्यूजन ना आ जाए। मतलब एक काफ़ी डिस्टर्बेंस रहता है और इंटरेस्ट भी रहता है। इसका पेपर मिलने के लिए बच्चे उतावले रहते हैं कि देखिए क्या आएगा, कैसे लिखना होगा, क्या करेंगे। बड़े बड़े टॉपिक के प्रति आपको काफ़ी चिंता रहती है, ऐसे कैसे लिखेंगे, आर्टिकल कैसे लिखेंगे, लेटर कौन सा आएगा, ऐसा आ जाएगा जो हमसे बन जाएगा, कहीं ऐसा ना आ जाए बिल्कुल ऐसा आ जाए कि अनसीन टाइप का आ जाए, कभी सुना ना हो, अनहियर्ड आ जाए, जो हम जिसके बारे में पॉइंट्स बना पाएँ कि नहीं बना। तो एक मतलब एक हलचल सी रहती है, एक ये अव्यवस्थित रहता जो मन होता है कि क्या होगा। फिर लास्ट में यही सोचते हैं कि फ़िलहाल तो अच्छा ही होगा। तो पढ़ने वालों में क्या होता है कि काफ़ी हद तक वो कवर कर लेते हैं पेपर, ना पढ़ने वाले भी कवर करते हैं, करते सब हैं। बस किस तरह का डिफरेंस रहता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल तो एंटोनिम लेते हैं। एंटोनिम तो नहीं है, अभी एरर है आपका डी नंबर। Every dog has his day.
हिज डे लिखा है कि इट्स डे लिखा है? इट्स डे लिखा है, इट्स डे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वो कहता है ये मिस्टेक है कि ये मिस्टेक है कि ये। देखिए इतने छोटे सेंटेंस में हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि लगता नहीं है कि कहीं पर कोई मिस्टेक है। चूँकि डॉग है तो इट्स आना चाहिए, एवरी डॉग है तो इसमें कोई गलत नहीं है, और हैज़ चूँकि सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा ही, और डे का मतलब दिन होता है। तो ज़्यादातर बच्चे इसमें डे को क्रॉस कर देते हैं कि समझते हैं डे कुत्ते का दिन कहाँ होता है, लेकिन ये एक प्रोवर्ब है, यानी कि हम ये कहते हैं ये कोटेशन है, और इसका मतलब होता है कि हर कुत्ते का अपना दिन होता है। लेकिन हर कुत्ते का अपना दिन होता है ये कभी कई बीसी पहले मतलब कोई एक व्यक्ति हुआ करता था जिसमें एक व्यक्ति ने उसके ऊपर अपने शिकारी कुत्ते छोड़ दिए थे और उसकी डेथ हो गई थी। शायद इसकी ओरिजिन इस प्रोवर्ब की वहीं से है। पूरी कहानी तो नहीं ना पता है मुझे ज़्यादा, और ना ही मैं यहाँ सुना सकता हूँ। हाँ कभी ज़रूरत पड़ी तो सुनाई जा सकती है फिलहाल, लेकिन ये पता है कि इसकी ओरिजिन वहीं से है। फिलहाल हम देते हैं एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। इसमें मिस्टेक ये है, यानी आपका ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रोवर्ब होती है एवरी डॉग हैज़ हिज डे। इसका सही ये होता है, यहाँ पर हिज होता है। और इसका क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका जो सेंस है वो ये है। ठीक, सेंस क्या है यहाँ पे ध्यान देंगे, एवरी वन हैज़ अ गुड लक और success in the period of his life। जिसका शायद आपने देसी भाषा में सुना होगा कि सबके दिन बहुरते हैं। सबके दिन बहुरते हैं का मतलब हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी एक अच्छा मोमेंट आता है, कभी न कभी एक अच्छा पल आता है। हर किसी का कभी न कभी भाग जागता जरूर है, या कभी उसके जीवन में एक अच्छा मौका जरूर आता है। तो वहाँ से इसका लिया गया कि एवरी डॉग हैज़ हिज डे। चूँकि हिज क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, डॉग लिखता जरूर है वो, लेकिन होता है पर्सन के लिए, एवरीवन के लिए। तो जब एवरीवन के लिए होता है तो हिज ही आता है, इट्स नहीं आता है, क्योंकि ये पर्सनली यूज किया जाता है, यानी व्यक्ति के तौर पर इसका यूज किया जाता है। तो वहाँ पर इट्स नहीं ही जाता है। तो इट्स वाला आपको एरर के रूप में सेलेक्ट करना है, और अगर एरर आपको करना पड़े तो इट्स की जगह हिज कर देंगे, आपका पूरी तरह से कंप्लीटली पक्का सही हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड में लेना होता है क्योंकि काफ़ी फिर बड़ा हो जाता है वीडियो, और ना चाहते हुए भी बड़ा तो हो ही जाता है, क्योंकि सेक्शन सी पूरा कवर करना टाइम लगता है। फिलहाल यहाँ पर हम लेंगे द एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज, जो लिखा हुआ रिवोक। रिवोक का एंटोनिम जो होगा रिवोक माने जो होता है वो होता है खंडन करना, रद्द करना, यानी टाल देना, रिजेक्ट कर देना। रिवोक का मतलब रद्द करना है, खंडन करना। तो यहाँ पर देखिए एंटोनिम लेंगे, वैसे निगेट माने जो होता है वो भी खंडन करना और रद्द करना होता है। एनुअल माने क्या होता है? वार्षिक होता है, कोई मैच नहीं करता। इनवैलिडेट माने क्या होता है? अमान्य कर देना। ठीक है, ये अमान मतलब मान ही नहीं है। और इसके बाद इम्प्लीमेंट माने क्या होता है? लागू करना। तो देखिए जो रिवोक का है वो है इम्प्लीमेंट, यानी इसके माने होता है लागू करना। लागू करने का मतलब होता है फोर्स में लाना, यानी स्वीकार कर लेना। और रिवोक का मतलब होता है रद्द करना, यानी खंडन कर देना। तो ये उसका एंटोनिम है, यानी रिवोक का हो जाएगा आपका इम्प्लीमेंट, लागू करना या अमल में लाना। दूसरा आपका है कैलकुलेटिव।
कैलकुलेटिव। और कैलकुलेटिव माने होता है गणनात्मक, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है रद्द करना, रद्द करना, ये होता है अमल में लाना। और या फिर लागू करना। फिलहाल तो हम इसको देखेंगे कैलकुलेटिव। कैलकुलेटिव के लिए पहला वर्ड दिया हुआ है नैब। नैब का मतलब होता है सीधा साधा, बिल्कुल सरल, सीधा साधा और सरल, नैब माने होता है बिल्कुल निष्पक्ष। और जेंटल माने सीधा है, सज्जन भी होता है। डोसाइल माने विनम्र होता है, हम्बल का सिनोनिम। केयरफुल माने होता है सावधान होता है। तो देखिए कैलकुलेटिव गणनात्मक, गणनात्मक का मतलब ये है कि किसी चीज को हम कैलकुलेशन करके ही निकाल पाते हैं अथवा समझ कर पाते हैं। जब हम उसको एस्टिमेट करते हैं, आकलन करते हैं, तब निकलता है कोई चीज, चाहे आदमी को एस्टिमेट करना हो चाहे किसी क्वेश्चन को करना हो। तो ये कैलकुलेटर। और नैब का मतलब होता है बिल्कुल सरल। सरल का मतलब होता है मुंह जबानी या मौखिक ही बता दे तो इतना सरल है। तो यहाँ पर इसका जो एंटोनिम होगा वो नैब होगा, नैब। ये होगा। और इसका मतलब होता है सरल। हमने यहाँ पर जेंटल क्यों नहीं लिया? जेंटल इसने लिया कि जेंटल माने सीधा साधा भोला भाला होता है। अब वो केवल व्यक्ति के लिए थोड़ी कह रहा है, हो सकता है किसी कैलकुलेटिव क्वेश्चन के लिए कह रहा हो, सिचुएशन के लिए कह रहा हो, किसी अन्य स्थिति के लिए कह रहा हो। तो इसलिए हमारा नैब ज़्यादा सही है। जेंटल चूंकि एक पर्सन की क्वालिटी होती है, इसलिए वहाँ पर जेंटल नहीं कहेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ उसने रिवील नहीं किया हुआ है, ओपन नहीं किया हुआ है कि कैलकुलेटिव किसके लिए। तो कैलकुलेटिव कोई मैटर हो सकता है, और नैब माने कोई सीधा और सरल बिल्कुल कोई प्रकरण हो सकता है, यानी मैटर हो सकता है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए कैलकुलेटिव का जो आप एंटोनिम ले लेंगे वो लेंगे आपको नैब। और नैब माने सीधा, सरल या निष्पक्ष। और यहाँ पर क्या है, जेंटल माने जेंटल, सीधा साधा या सज्जन या भोला भाला भी होता है। तो वो चूंकि पर्सन के लिए है, इसलिए कैलकुलेटिव का नैब ले लेंगे। अब आगे चलते हैं, आपका ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर पोर्शन में आपका पहला नरेशन दिया हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने लायक है। और ये सिचुएशन आपको पेपर में मिल भी सकती है। इस तरह की सिचुएशन में लड़का उलझ जाता थोड़ी देर के लिए, और उसी उलझन में, उसी कंफ्यूजन में उससे गलत भी हो जाता। तो यहाँ देखेंगे, चूंकि मैं लिखूंगा पहले, पहला नरेशन है द टीचर सेड टू स्टूडेंट। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लिखा हुआ माई सन। माई सन, कॉमा लगा होगा, हाँ जरूर लगा। वर्क हार्ड इफ के बाद है यू वांट टू, इफ यू वांट टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट, मेक योर फ्यूचर ब्राइट। ठीक, यहां पर ऐसे कर दिया। अब देखिए क्या है कि अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा है, और कहा क्या है, मेरे बेटे परिश्रम करो, ये तुम अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर देखिए माई सन जब कहा है मेरे बेटे, तो यहाँ पर बात ये समझनी है कि टीचर का वो जो स्टूडेंट है, वैसे तो क्या होता है, गुरु और शिष्य होते हैं, लेकिन उसको एक बेटे के रिश्ते से भी कहा जा सकता है। ओ बेटा कह भी देता है, बेटा ऐसा मत करो, बेटा वैसा मत करो। तो ये क्या है, एक एड्रेस है, एक संबोधन करने का उसका अपना तरीका है कि वो सबको बेटा ही कहता है। तो यहाँ माई सन, जबकि रियल में वो उसका बेटा नहीं होता है। तो ये सिर्फ क्या है, जब ऐसे में होता है तो ये चीज औपचारिक होती है। औपचारिक का मतलब समझते हैं ना, मतलब फॉर्मल होती है।
तो जब फॉर्मल होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें इनफॉर्मल होती हैं, यानी अनौपचारिक होती हैं। अनौपचारिक का मतलब रियल होती है, ये अनरियल होता है। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल जो फ्रेजेस आते हैं उस पर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करूंगा कि कभी आपने देखा नहीं है, कभी एड्रेस लगाते हैं, कभी कॉल लगाते हैं। जैसे ही कॉल्ड हिम इडियट, ही कॉल्ड हिम फूल, ऐसे करके कॉल्ड भी लगता है और एड्रेस भी लगता है। तो चूंकि कॉल आपका क्या होता है, कॉल इनफॉर्मल होता है। कॉल इनफॉर्मल होता है मतलब अनौपचारिक होता है, वह औपचारिक नहीं होता है। और एड्रेस औपचारिक होता है, यानी ये फॉर्मल होता है, केवल कहने मात्र का होता है, वो होता नहीं वास्तव में। तो कभी डिटेल में लेंगे, इसके सेंटेंस भी बताऊंगा, मैं पूरी तरह क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। फिलहाल तो यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर लिखेंगे द टीचर एड्रेस्ड द स्टूडेंट as his son and advised to work hard if he wanted to make his फ्यूचर ब्राइट। मतलब अगर कोई डाउट बचे तुम्हारे मन में तो सबसे पहले कमेंट कर देना है, अगर कहीं पर। वैसे डाउट का कोई मतलब है ही नहीं है, डाउट रहेगा ही नहीं, इतना मुझे विश्वास है, अपने ऊपर भी और तुम्हारे ऊपर भी। तो डाउट नहीं रहेगा, डाउट वाला कोई काम ही नहीं है। सीधे हो गया, अध्यापक ने विद्यार्थी को अपने बेटे की तरह संबोधित किया और सलाह दी टू वर्क हार्ड, परिश्रम करने के लिए, इफ ही वांटेड टू मेक हिज फ्यूचर ब्राइट, यदि वो अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहता था। तो देखिए क्या है, इसको हमने इधर ले लिया, ठीक, एड्रेस में इतना पूरा हो गया। क्योंकि सेंटेंस में सलाह का भाव है, इसलिए हमने रिपोर्टिंग वर्ब बाद में एक दूसरी ली। ये तो एड्रेसिंग के लिए हो गया, ये एड्रेस्ड। इसके बाद सेंटेंस के लिए हमने क्या लिया, एडवाइज्ड, एडवाइस लिया एंड लगा करके। इसके बाद वर्क को हमने टू वर्क से जोड़ा, हार्ड किया, इफ लगा दिया। इफ के बाद इसके बाद लिखा यू, यू कौन है, यू स्टूडेंट है, तो हमने ही कर दिया। फिर यहाँ पर लिखा था वांट, तो हमने पास्ट में कर दिया वांटेड। टू मेक कर दिया, ठीक। फिर योर फ्यूचर, अपना भविष्य, किसका भविष्य, स्टूडेंट का भविष्य, इसलिए हीज कर दिया। और फ्यूचर और ब्राइट पूरी अपनी जगह पर उसी तरह से आ गए। तो यहाँ पर ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन पता होगा तब। हो सकता है किसी किसी बच्चे को इसी में बड़ी प्रॉब्लम हो जाए कि माई सन क्यों कह रहा, और माई सन को हम करें क्या। उसमें कुछ नहीं, हर अध्यापक बेटी या बेटा कहकर संबोधित कर देता है, लेकिन रियल में वो उसका बेटी या बेटा कोई जरूरी नहीं कि हो। कॉमन सेंस में यही समझते हैं कि नहीं होता है। हाँ, रेयर केसेस में कभी कभार ऐसा होता है कि जो टीचर वहाँ पढ़ा रहा है उसका बच्चा भी वहाँ पर पढ़ रहा है, लेकिन वो एक अलग बात हो गई, ठीक। वो अपने बच्चे को भले न बेटा कहकर बुलावे, लेकिन दूसरे बच्चों को बेटा कहकर जरूर बुलाता है। और जो गर्ल्स होती है उनको भी बेटी कहकर बुलाता है, बेटी ऐसा नहीं करना, बेटा वैसा नहीं करना, बेटा। कॉमन चीज है ये, इसलिए वहां पर रियल में कोई उसका बेटा या बेटी नहीं हो जाता है। संबोधन केवल करने का एकमात्र तरीका है, तो वहां पर वो संबोधित कर देता है। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। चूंकि शिक्षक के सारे जो शिष्य होते हैं जिन्हें वो पढ़ाता है वो बेटा और बेटी के समान ही होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि बेटा और बेटी ही होते हैं, ठीक है ना। जो वास्तविकता है वो वास्तविकता पता रहती है सबको, लेकिन फिर भी इतना उनसे जुड़ जाता है वो कि उनको बेटा कहता है, उसी की तरह मानता है वो। नेक्स्ट है सेंटेंस, आपका दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस, और यहाँ पर आपका कॉमा लगा है, यहाँ पर आपका एपोस्ट्रॉफी लगा है,
इसके बाद लिखिए यू हैव बीन सेलेक्टेड as an officer in army। यहां पर फुल स्टॉप, ये बंद है आपका। सेड मदर जॉयफुली। सेड मदर जॉयफुली। अब देखिए माँ ने खुश होकर कहा, आनंद में कहा, प्रसन्नता पूर्वक कहा, बधाई हो, तुम आर्मी में एक ऑफिसर के रूप में सिलेक्ट किए जा चुके हो। अब माँ कह रही है, जब मदर शब्द लेगा तो मोस्टली बेटे से कह रही है, और यही आपका एक सहज ज्ञान है कि सेंटेंस जिस तरफ इशारा कर रहा है उसी तरफ सोचो। आप क्या समझ रहे हो ये सोचने की वहां पर कोई वैल्यू नहीं है। आप क्या समझते हो इसका कोई महत्व नहीं है। सेंटेंस क्या कह रहा है इसका सबसे ज्यादा महत्व है, और उसी के अकॉर्डिंग हमको सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर ये है रिपोर्टिंग वर्ब हमको लेना है, लेकिन इससे पहले इसको ध्यान देना है। कंग्रेचुलेशंस लिखा है, जब इस तरह सिंगल लिखा होता है तो कंग्रेचुलेशंस ही कहा जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार का नाउन होता है। नाउन में ही प्लूरल करके ये आता भी है। तो अब जब इसको वर्ब लेंगे तो वो अलग हो जाएगी, लेकिन जब ऐसा लेते हैं तो ये नाउन होता है। और जब सिंगल इस तरह से वर्ड बोलकर किसी को बधाई दी जाती है तो प्लूरल में होता है, कंग्रेचुलेशंस होता है। फिलहाल जब इस तरह का सेंटेंस आता है तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब बना लेते हैं सेड की जगह पर। तो यहां पे लिखेंगे मदर जॉयफुली कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेटेड। अब देखिए यहां पर हम कर सकते हैं हर सन, ऑब्जेक्ट रूप मान लिया, फिर इसमें सेइंग दैट का प्रयोग बेहतर होता है। सेइंग दैट जरूर लगाना चाहिए, सेइंग दैट। अब यहाँ पर यू अपने बेटे के समान, यहाँ प्रोनाउन बदलने में भी आपको आसानी रहेगी, और कॉमन सेंस में ये है कि अपने बेटे को ही कह रहे हैं क्योंकि मदर शब्द लिखा हुआ है, ठीक है ना। और मदर का मतलब माँ होता है, माँ है अगर कह रही है तो फिर संभवतः बेटे से कह रही है। तो यहाँ पर दैट हो गया, और सेइंग दैट के बाद फिर यू को आपने कर दिया ही, फिर कर दिया आपने हैड, और हैड के बाद कर दिया बीन, और फिर कर दिया सिलेक्टेड एज एन, यहां कुछ नहीं बदलना है, एज एन ऑफिसर और इन आर्मी। कहीं पर कोई बात हो तो जरूर बताइए। मदर जॉयफुली कंग्रेचुलेटेड हर सन, ये हमने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें ये शो करता रहे कि ये उसमें था नहीं, आपने मान लिया है। और अगर मान लिया है तो कुछ गलत मान नहीं लिया है, बिल्कुल सही मान लिया है। कंग्रेचुलेटेड हर सन सेइंग दैट। सेइंग दैट एक ऐसा फ्रेज है जिससे सेंटेंस बिल्कुल दोनों को मिला लेता है। मतलब माँ ने आनंद पूर्वक अपने बेटे को ये कहते हुए बधाई दी कि उसका सिलेक्शन आर्मी में ऑफिसर के रूप में हो गया, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते थे, इसको ऐसे बनाते हैं, मदर जॉयफुली कंग्रेचुलेटेड हर सन एंड सेड दैट। एंड सेड दैट जिस समय होता है तो दो वर्ब अलग अलग हो जाते हैं और दो एक्शन दिखाई देते हैं, उनमें हल्का सा डिफेक्ट आ जाता है। कंग्रेचुलेटेड एंड सेड दैट, कंग्रेचुलेटेड मैंने बधाई दी और कहा, नहीं नहीं नहीं, बधाई किस बात की दी, क्या कहते हुए बधाई दी, ये मायने रखता है। बधाई दी तो ऐसा लगता है किसी और चीज की बधाई दी, और फिर कहा तो मतलब कुछ और अलग कहा। नहीं नहीं, अलग कुछ नहीं कहा, वही जो कहा उसी में बधाई शामिल है, जो कहा है उसी में बधाई भी शामिल है। तो ये कहते हुए बधाई दी, बात समझने की है और पॉइंट नोट करने लायक है, माइंड में फिक्स करने लायक है। जब हम ये कह देते हैं कि मदर जॉयफुली कंग्रेचुलेटेड एंड सेड दैट, तो कंग्रेचुलेटेड एंड सेड दैट दो रिपोर्टिंग वर्ब जब इस तरह से आती हैं तो वो दो एक्शन को दिखाती हैं और दोनों में हल्का सा डिफरेंस पैदा करती हैं, एक दूरी पैदा करती हैं। जब आप साथ में ले लेते हो मदर जॉयफुली कंग्रेचुलेटेड हर सन सेइंग दैट, तो ये चीज इसी में जुड़ जाती है। ये कहते हुए माँ ने अपने बेटे को आनंद पूर्वक बधाई दी कि उसका सिलेक्शन आर्मी में ऑफिसर के रूप में हो गया। बनाना यही है और यही बनाना चाहिए।
सब देखिए बहुत काम की चीज़ है, इसी से आपकी शार्पनेस बढ़ती है, आपको आइडिया बनता है और सोचने की प्रवृत्ति आती है, कॉन्सेप्ट में एक इम्प्रूवमेंट आता है, एक लॉजिक आता है, आपको समझ जाते हैं उसमें कि हमें करना क्या है। फिर कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, सिंपल सेंटेंस बनाना है। टर्न टू द राइट, फिर लिखा है यू विल सी द क्लॉक टावर। क्लॉक टावर, क्लॉक टावर का मतलब होता है कोई प्लेस है, जैसे आपने देखा कोई ऐसी टावर शहर में होती है जहाँ पर एक बड़ी सी क्लॉक लिखी होती है, जिसको घंटा घर वगैरह ऐसे नहीं बोलते हैं, वैसे क्लॉक टावर हो गया। अब देखिए टर्न टू द राइट, सिंपल बनाना होता है, दाएं मुड़ो तो मैं क्लॉक टावर दिखाई पड़ जाएगा, तो दाएं मुड़ते ही दिखाई पड़ जाएगा ना। तो ऐसे में क्या होता है, जो पहला सेंटेंस इंपरेटिव होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं। कैसे बना देते हैं, टर्निंग करते हैं, टर्निंग टू द राइट। जब ये लिख लेते हैं, इसके बाद आपका कॉमा लगा देते हैं और पूरा सेंटेंस यही उतार देते हैं, यू विल सी द क्लॉक टावर। ये आपका बन गया सिंपल, ये सिंपल है। तो दाएं मुड़ते ही आपको क्लॉक टावर दिखाई पड़ेगा, दाएं मुड़ो तो मैं क्लॉक टावर दिखाई पड़ेगा, तो दाएं मुड़ते ही तुम्हें क्लॉक टावर दिखाई पड़ेगा। ये इसमें आपकी जो वर्ब थी इसको हमने पार्टिसिपल बना दिया। ये तुम्हारी जो फाइनाइट वर्ब थी पहले से, वो फाइनाइट वर्ब बनी है। सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक ही फाइनाइट वर्ब, तभी वो सिंपल है। सिंपल वो तभी है जब उसमें एक फाइनाइट वर्ब है। तो एक फाइनाइट वर्ब हो गई, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया, बात खत्म हो गई। इसके बाद लिखा हुआ है बिकॉज मैड डॉग। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये सेंटेंस ये वाला कैसे बनाएंगे सर जी, है ना। मैं सब बना दूंगा, आप देखो पहले। बिकॉज मैड डॉग्स दे विल बाइट यू। और ये क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, कॉम्प्लेक्स। देखो तुम जानते हो और मैं भी जानता हूं कि बच्चे जो पढ़ते हैं, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं, तो मुझे इतना विश्वास रहता है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट खराब नहीं होता, बच्चों का नॉलेज कम नहीं होता। बस ये होता है कि उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी रहती है, मतलब एक्सपीरियंस उनमें उतना नहीं होता, इसलिए वो स्टूडेंट होते हैं। और टीचर को एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो टीचर होते हैं। फिलहाल अगर तुम उलझन में हो कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा, तो तुम्हारा उलझन में होना सही है, ठीक। और आपके अंदर ये क्यूरियोसिटी है कि ये सेंटेंस सर जी कैसे बनाएंगे। बिकॉज मैड डॉग से लिखा है दे विल बैट यू लिखा हुआ है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में तब आए जब वो सही लिखा हो। एक्चुअली ये बिकॉज नहीं है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ पर होता है बी वेयर। अब बी वेयर मैड डॉग्स, ये मतलब पागल कुत्तों से सावधान रहो, वे तुम्हें काट लेंगे। अब सही सेंटेंस मिला है। जब पहले से ही उसमें गलत कोई चीज लिखी हुई है तो समझ में कैसे आएगा। और अगर शायद आप जान जाते कि यहाँ बिकॉज नहीं बी वेयर है, तो शायद अभी तक सेंटेंस बना चुके होते। अब बनाना है कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर दो तरह से कॉम्प्लेक्स आप बना सकते हो कि बी वेयर मैड डॉग्स, इफ यू डू नॉट बी वेयर मैड डॉग्स। हालांकि यहां पर होता क्या है, एक ऑफ भी आता है, बी वेयर ऑफ मैड डॉग्स, तब बनता है। खैर नहीं है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि बहुत सारा हम अपने काम के हिसाब से ही उसमें ऐड करेंगे। लेकिन अगर परीक्षा में कभी ऐसा आता है, मान लो बी वेयर मैड डॉग्स लिखा है, तो मैड डॉग्स विरुद्ध नहीं रखना है। वैसे होगा जहां होगा तो बी वेयर ऑफ होगा, बी वेयर ऑफ या अवेयर ऑफ, यही दोनों चलते हैं। तो बी वेयर ऑफ अगर हो तो लगा दीजिए, नहीं तो बी वेयर तो हमें करना ही पड़ेगा सेंटेंस में। इफ यू डू नॉट बी वेयर मैड डॉग्स, तो यहाँ पर हो जाएगा
दे विल बाइट यू। अब यहां पर क्या है कि यदि आप पागल कुत्तों से सावधान नहीं रहेंगे वे तुम्हें काट लेंगे, पहला सेंटेंस। दूसरा देखिए, बीवेयर ऑफ मैड डॉग्स लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि दे शुड बाइट यू, ये दूसरा बन गया। और भी बन सकता है, मान लीजिए इफ और डू नॉट को मिक्स कर दिया तो अनलेस, अनलेस करके। लेकिन अनलेस का प्रयोग जब तक अगर सेंस आ रहा हो तो अनलेस का अच्छा रहता है। हालांकि इफ और डू नॉट को मिक्स करने पर ही अनलेस बनता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मीनिंग उसकी और थोड़ा सा उसका इंप्रेशन हल्का सा अलग होता है, डिफरेंट होता है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे फेल हो जाओगे। जब तक तुम मेरा साथ नहीं दोगे सफल नहीं होगे। ये जब तक तुम मेरे पास नहीं होगे मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तो ऐसे करके जब तक का भी सेंस उसमें ऐड हो और फेवरेबल हो तो अनलेस का प्रयोग सही होता है। लेकिन अगर इफ यू डू नॉट का ही सेंस वहां पर बेटर सिचुएशन दे रहा है तो फिर वही करना चाहिए, यदि तुम पागल कुत्तों से सावधान नहीं रहोगे दे विल बाइट यू, तुम्हें काट लेंगे। और पागल कुत्तों से सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि दे विल बाइट यू, दे शुड बाइट यू। क्योंकि जब लेस्ट आएगा तो ये निगेटिव होता है, और निगेटिव होने के साथ साथ क्या होता है कि इसके साथ इनका कॉम्बिनेशन होता है। जब लेस्ट आएगा तो उसके साथ शुड अवश्य लगेगा। पहले के वाले वाक्य में कोई भी वर्ब हो, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब हो, वो हट जाएगी। अगर लेस्ट लगेगा तो शुड पक्का आएगा। और ये भी चीज़ है कि लेस्ट लगता है तो शुड ही क्यों आता है, इसकी भी हिस्ट्री है। लेकिन चूंकि समय नहीं है, कभी डिटेल में कभी मौका मिला, कभी कभी होता है कि कोई बन जाता है, मूड भी बन जाता है और टाइम भी होता है, तो होता लाओ बता दो। लेकिन ये सब स्पेशल चीज़ें हैं, इनको समझने और समझाने का वक्त चाहिए। जल्दबाजी में ना समझ में आएगा ना मैं समझा पाऊंगा। हालांकि लेस्ट के साथ शुड का सेट होना एक रीज़न है। जैसे आल्दो के साथ बट नहीं लगता है, एट ही लगता है। आल्दो के साथ एट लगता है, क्यों लगता है इसकी भी वजह है। तो ये सब कारण होते हैं इनमें। लेकिन अब ये कोई पूछता नहीं है कि कारण बताओ, सीधे ये होता है कि आल्दो के साथ एट लगाओ बट हटाओ, लेस्ट के साथ विल या मे या कुड या कैन हटाओ और शुड लगाओ, और इतने में काम बन जाता है और इतने में नौकरी भी लग जाती है, सैलरी भी आने लगती है, सब कुछ सेटल हो जाता है। किसी को चाहिए पता हो कि ना पता हो कि क्यों आता है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। लेकिन मेरा काम है, कभी ना कभी मौका मिलने पर बता दूंगा। फिर लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन, लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन में एलाज टुडे मैन हैज बिकम ए जीलस क्रिएचर। टुडे मैन हैज बिकम a jealous creature, यहां पर ये आया हुआ है और ये कह रहा है कि इसको असर्टिव बनाइए, असर्टिव। अब असर्टिव बनाने के लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर इसको असर्टिव अगर बनाया जाए तो एलास क्या प्रकट करता है, दुख प्रकट करता है। एलास के बदले क्या लगाते हैं, इट इज ए मैटर ऑफ सॉरो, ऐसे स्टार्ट कर सकते हो और दैट लगा सकते हो, इसके बाद में बताते हैं अभी। या फिर इट इज सॉरोफुल, इट इज सॉरोफुल दैट करके स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर इट इज ए मैटर ऑफ ग्रीफ, हालांकि ये कोई बताने वाली बात नहीं, अगर ग्रीफ है सॉरो है एक ही बात है। हाँ ये थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन कुछ लोग कर देते हैं इट इज ए मैटर ऑफ सैड, इट इज ए मैटर ऑफ सैड नहीं आएगा, सैड एडजेक्टिव है, नाउन आना चाहिए। और अगर एडजेक्टिव आएगा तो मैटर नहीं आएगा। जैसे इसमें एडजेक्टिव आ रहा है लेकिन मैटर नहीं आ रहा है, इसमें मैटर आ रहा है तो नाउन आ रहा है। तो इट इज ए मैटर ऑफ सॉरो और दैट, या फिर इट इज सॉरोफुल दैट, या इट इज ए मैटर ऑफ ग्रीफ दैट। और जब दैट के बाद लिखेंगे तो दैट के बाद आप लिख सकते हैं टुडे,
that today man has become a jealous creature. बड़े दुख की बात है, आज इंसान एक ईर्ष्यालु प्राणी बन चुका है, एक ईर्ष्या करने वाला प्राणी बन गया है, ऐसा मतलब है। ये बड़े दुख की बात है कि व्यक्ति आज ईर्ष्या करने वाला प्राणी बन गया है। हालांकि यहाँ पर इट इज ए मैटर ऑफ सॉरो दैट टुडे मैन हैज बिकम ए जीलस, ये पूरा उतार देंगे। इट इज सॉरोफुल दैट टुडे मैन हैज बिकम अ जीलस क्रीचर। ये चीज चाहे इसमें जोड़ दीजिए, चाहे इसमें जुड़ा ही है, चाहे इसमें जोड़ दीजिए। अब अगर तुमको ये डिस्टर्ब करे कि टुडे के से पहले आ रहा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टुडे आपका लग सकता है सेंटेंस में। जब किसी प्रकार का कोई एडवर्ब या फिर किसी प्रकार का कोई भी मतलब वर्ड दैट वेन करके आ जाता है, दैट इफ करके आ जाता है, तो दैट टुडे करके आ जाएगा। दूसरी बात, फिर भी अगर आपको थोड़ा सा टीजिंग लग रहा है तो सीधे टुडे उठा करके यहाँ से यहाँ लास्ट में कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। मतलब इट इज सॉरफुल दैट मैन हैज बिकम अ जीलस क्रीचर टुडे। कोई समस्या नहीं है, अर्थ बिल्कुल वही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में टेंस और सेंस दो चीजें फॉलो करनी चाहिए। टेंस सही हो यानी टेंस ना बदले और सेंस भी ना बदले तो समझ लीजिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो टुडे का इधर से उधर करने में सेंस में कोई चेंजेस नहीं आते, इसलिए एकदम मस्त बन गया। जुड़े रहिए। अभी देखिए सिंटैक्स भी बाकी है, अभी तो एक ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है। तो देखिए लिखा हुआ है अगला, फ्लश आउट द टेररिस्ट फ्रॉम द कंट्री। पैसिव वॉइस बनाना, फ्लश आउट, फ्लश आउट द टेररिस्ट फ्रॉम द कंट्री। ये दिया हुआ है और इसकी बनानी है पैसिव। जब आप इसको पैसिव बनाएंगे तो पहले समझेंगे तभी तो बनाएंगे। क्या है फ्लश आउट? फ्लश आउट का मतलब जानते हो क्या होता है? फ्लश आउट का मतलब होता है ब्रिंग टू लाइट। और ब्रिंग टू लाइट तमाम बच्चों को आता होगा, माने प्रकाश में लाना। कोई चीज छिपी है तो उसको बाहर लाना, ठीक है ना, यानी बाहर करना। देखिए कहां से सेंस लिया गया, बाहर करना। तो फ्लश आउट माने होता है बाहर कर देना। मान लो कोई चीज अंदर है, बाहर कर दिया। कोई चीज मन में है, बाहर कर दिया। किसी में छिपा रहे से उसको बाहर कर दिया। तो फ्लश आउट, चूंकि फ्लश थोड़ा सा अलग टाइप का है, जो कि एक लाइट से रिलेट करता है, फ्लश या फ्लैश ऐसे करके होता है। तो फ्लश आउट माने होता है ब्रिंग टू लाइट, यानी रोशनी में ले आना, खुले में ले आना, ये बाहर ले आना। और बाहर ले आने के सेंस ले गया बाहर कर देना, यानी अंदर है बाहर कर देना, अंदर है बाहर कर देना। और बाहर कर देने का कोई चीज ऐसी भी है कि घर के अंदर है बाहर कर देना, ठीक है ना। तो कंट्री एक होम होता है, हाउस होता है, उसमें क्या होता है कि उस चीज को हमें बाहर करना है। तो यहाँ पर अर्थ आप समझ गए होंगे कि आतंकवादियों को देश से बाहर निकाल दो, आतंकवादियों को देश से बाहर निकाल दो, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में किससे शुरू होता है? लेट द टेररिस्ट, लेट द टेररिस्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, लेट द टेररिस्ट बी फ्लश आउट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फ्लश्ड आउट। और फिर हो जाएगा फ्रॉम द कंट्री। जैसे होता नहीं कभी कभी कि आस्क हिम टू वेट आउटसाइड, उससे बाहर इंतजार करने के लिए कहो। तो कैसे बन जाता? लेट हिम बी आस्क्ड टू वेट आउटसाइड।
मतलब उससे बाहर इंतजार करने के लिए कहो तो हो जाएगा कि उससे बाहर इंतजार करने के लिए कहा जाए। वही है, आतंकवादियों को देश से बाहर निकाल दिया जाए। तो जब लेट और बी आता है, लेट होता है तो देना दो, और लेट बी होता है तो दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, या दे दिया जाए, ऐसा करके हो जाता है। तो यहाँ पर लेट आ गया प्लस ऑब्जेक्ट आ गया प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गया और एक्स्ट्रा आ गया। तो लेट द टेररिस्ट बी फ्लश्ड आउट फ्रॉम द कंट्री, आतंकवादियों को देश से बाहर निकाले, ये आपका पैसिव फॉर्म है। अब हम लोग थोड़ा सा लास्ट पोर्शन की तरफ आ चुके हैं। अब आपका करेक्शन बचा है। तो पहला लिखा हुआ है, सिंटैक्स है ये, पहला है द हंटर किल्ड अ डेड लायन। डेड लायन, और ये सेंटेंस गलत है तो सही करना है। शिकारी ने मरे हुए शेर को मार दिया। देखिए, मरे हुए शेर को मारना ये कुछ बात जमती नहीं है। जब वो मरा ही है तो कैसे मारेगा, और अगर मार भी दिया है तो नहीं माना जाएगा कि मार दिया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डेड था। इसलिए यहां पर डेड गलत है, डेड नहीं होना चाहिए। यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर डाइंग होना चाहिए। द हंटर किल्ड अ डाइंग लायन, मरते हुए शेर को मार दिया। हाँ, ये है कि वो घायल हो, मर रहा हो, और फिर उसने ऊपर से एक गोली और मार दी, ये तलवार मार दी, तो मरते हुए शेर को उसने, शिकारी ने मार दिया, तो ये सही है। पर डेड लाइन सही नहीं है। इसलिए ये एक प्रैक्टिकली सेंटेंस दिया गया है कि बच्चा यहाँ पर समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है। इसमें कोई नियम नहीं लागू हो रहा है, कोई तरीका नहीं है, कोई डीप लॉजिक नहीं है। सीधे दिख रहा है, अगर बच्चे की समझ में आ जाता है तो जो से कर देगा, और अगर वो नियमों को ढूंढता रहा तो फिर नहीं कर पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है, बिल्कुल हमको कभी लीक से हटकर जाना पड़ता है और कभी लीक में ही चलना पड़ता है। बस ये दुनिया में सब कुछ होता है हर तरह से। बस ये है कि काम कैसे करना, मतलब कार्य करने की शैली और कार्य करने का ढंग पता होना चाहिए, काम सारे हो जाते हैं। दूसरा है यहां पर द मॉब वॉज बैंड। बैंड into making mischief, into making mischief। कहना ही चाहता कि भीड़ हरकत करने में लगी हुई थी, या हरकत कर रही थी। मॉब वॉज बेंट ओवर, हाँ, हरकत कर रही थी या लिप्त थी या हरकत करने में लगी हुई थी, तल्लीन थी। बेंट ओवर, बेंट ओवर का मतलब होता है लगा होना, किसी काम पे लगा होना। बेंट ओवर फ्रेजल वर्ब की तरह। वैसे बेंड माने झुकना होता है, लेकिन बेंड ओवर किसी के ऊपर झुकना, अर्थात किसी काम पे तल्लीनता से, तन्मयता से लग जाना, मन लगाकर जुट जाना, ये होता है बेंट। लेकिन यहाँ पर बेंट इनटू जो लिखा है यही गलत है, यही तो गलत है। यहाँ पर होता है बेंड ओवर होता है जब कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होता है जमकर, मन से, जानबूझकर कर रहा होता है, तो बेंड ओवर होता है। तो यहां पर क्या है, द मॉब वॉज बेंट ओवर मेकिंग मिस्चीफ। ठीक है ना। यहां पर अभी कमी है सेंटेंस में, वाज और बेंट का जो सेंस है ये गलत है। ठीक है ना। हालांकि बेंड ओवर हमेशा होता है, ओवर तो पक्का आएगा। ठीक है ना। ये आपका और गलत है। अभी इसको हमें करना पड़ेगा बेंडिंग ओवर, क्योंकि ये एक्टिव है, इसमें सेंटेंस है, पैसिव में नहीं है। अगर वाज बेंट कर देंगे तो ये पैसिव में चला जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर ये सही नहीं है। द मॉब वाज बेंडिंग ओवर मेकिंग मिस्चीफ। वाज, यहां पर वाज बेंट कर देंगे, फिर मान लीजिए ओवर करते हैं, तो यहां पर गलत तो बना ही रहेगा।
तो इसलिए बेंड ओवर हमेशा होता है कि मतलब ये हरकत, ये शरारत कर रही थी। तो जब शरारत कर रही थी, मेकिंग मिस्चीफ माने होता है हरकत करना या शरारत करना, ठीक है। तो यहां पर आपका जो लिखा है वो सही लिखा है। ये जो वाज बेंट देख रहे हो ये गलत लिखा है। ये अभी मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है अभी, हालांकि पहले मैंने देखा था तब ऐसा कुछ नहीं था। मेरा जो फोकस था वो इनटू पे था कि यहाँ पर इनटू है तो ओवर हो जाएगा, लेकिन अभी अचानक माइंड गया कि वाज बेंट कैसे होगा, वो तो पैसिव फॉर्म में हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको करना पड़ेगा द मॉब वाज बेंडिंग ओवर, मतलब आपको करना पड़ेगा यहाँ was bending over। और फिर आप करेंगे मेकिंग मिशीफ, अर्थात इस जगह पर भी और इस जगह पर, यानी बेंट इनटू को कर देंगे आप बेंडिंग ओवर, तब जाकर आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या है? तीसरा ही स्पोक एनफ लाउड टू बी हियर्ड। ही स्पोक एनफ लाउड टू बी हियर्ड। जब देखिए क्वेश्चन पेपर में सिंटैक्स आते हैं तो वहां पर मिक्स्ड होता है। जब हम बुक में एक्सरसाइज में करते हैं तो अगर प्लूरल वाली तो सारे टोटल प्लूरल हैं, प्रोनाउन वाली तो प्रोनाउन का मिस्टेक है, नाउन वाली एडजेक्टिव वाली है, कंजंक्शन वाली है, तो वहाँ पर कुछ नहीं होता है। और गाइड में अगर मिसलेनियस एक्सरसाइज करते भी हैं तो चूंकि लेटेस्ट सब कुछ पढ़ा होता है तो इसलिए वो जल्दी आ जाता है। पेपर में कौन सा नियम, कौन सा क्लू, कौन सा पॉइंट उठाकर कहाँ से कहाँ रख रहा है, चारों एक तरह से नहीं होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो माइंड हमारा वहाँ देर में पहुँच पाता है, लेकिन अगर पढ़ा है तो पहुँच जाएगा। आइडिया है तो ज़रूर आप पता कर लेंगे कि यहाँ पर क्या गलत है। इसी तरह से यहाँ पर थोड़ा देर में आया बट आया, इसलिए ही स्पोक एनफ लाउड टू बी हियर्ड, सुने जाने के लिए वो मतलब काफ़ी अधिक तेज बोला। इसमें गलत ये है आपका, ठीक है। इनको आपको सब्स्टिट्यूट करना है, इनके स्थान बदलना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही स्पोक लाउड एनफ, लाउड एनफ टू बी हियर्ड। इसका ये होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जब भी एनफ आता है तो एनफ हमेशा उस शब्द के बाद आता है जिसको वो विशेषता बता रहा होता है, यानी जिस शब्द की विशेषता बताएगा एनफ हमेशा उसके बाद आता है, ये उसका नियम है। यू आर इंटेलिजेंट एनफ, ही इज रिच एनफ, यू आर पुअर एनफ, ऐसे करके आता है। यू आर वाइज एनफ, मतलब तुम पर्याप्त बुद्धिमान हो या काफी बुद्धिमान हो। ही इज रिच एनफ, वो काफी अमीर है, यानी अत्यधिक अमीर है, ऐसा कह सकते हो। कुल मिलाकर नियम यह कि अगर एनफ आएगा तो हमेशा उस शब्द के बाद आएगा, या आप ऐसा कह सकते हो कि जब कभी एनफ का प्रयोग होता है तो जिस शब्द की वो विशेषता बताता है हमेशा एनफ से पहले आता है, या एनफ उस शब्द के बाद आता है जिसकी वो विशेषता बताता है। तो लाउड एनफ, काफी तेज या अधिक तेज, तो इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए एनफ बाद में आएगा, ये पहले आ गया और यहीं पर गलत है। चौथा लिखा हुआ इफ इट विल रेन, कॉमा, फिर लिखा हुआ आई विल नॉट गो आउट। वैसे ही एक्सरसाइज में है और क्रम में आ रहा है इसलिए मैंने लिख दिया, और बताना भी ठीक है, लेकिन ये कल या पिछली वीडियो में इसको पढ़ा गया था, इसमें कुछ नहीं होता। इस तरह के सेंटेंसेस में दोनों तरफ आपका फ्यूचर टेंस नहीं होता है। कल की एरर फाइंडिंग वाले क्वेश्चन में था, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, इसको हटाएंगे, साथ में इसमें एस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा इफ इट रेन्स, कॉमा लगा करके सीधे लिख देंगे आई, यहाँ कॉमा लगेगा, आई विल नॉट, तो ये पोर्शन उठा करके नीचे कर दिया जाएगा,
ये हटा दिया जाएगा, इसमें एस लगा दिया जाएगा, तो हो जाएगा इफ इट रेन्स, यदि बारिश होगी मैं बाहर नहीं जाऊंगा। और ये सेंटेंस आपने बहुत पढ़ा है, इसलिए इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्या है, अब आपका होमोफोन्स बचा है। देखिए ये लिखा हुआ ANGLES, फिर लिखा ANGLES, तो यहाँ पर तुम्हें लगता नहीं कि ये स्टेक है, अर्थात इन दोनों में कोई एक होना चाहिए ANGELS, यानी ये होता है आपका एंजल्स, ठीक है ना, और ये होता है एंगल्स, एंगल्स, और इसके माने होता है कोण, और यह फिर होता है कोना, और इसका मतलब होता है दूत, यह फिर होता है देवदूत, ये होता है, ठीक। द स्मॉल चिल्ड्रेन आर लिटिल एंजल्स, छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे दूत होते हैं, अर्थात कहते नहीं बच्चे भगवान से मतलब किस तरह से भगवान का रूप होते हैं, तो इसलिए द स्मॉल चिल्ड्रेन आर लिटिल एंजल्स यूज बना दिया। एंगल्स लिख देंगे, देयर आर मैनी एंगल्स इन दिस फिगर, अर्थात इस फिगर में बहुत सारे एंगल्स हैं, यानी कोण है, ऐसे यूज बना दिया। फिर आपका अगला लिखा डाई और डाई, डाई और फिर लिखा है डाई, तो इसके माने होता है मरना, ठीक, और इसके माने होता है रंगना। तो यहां पर हो गया, जैसे लिख दिया माई ओल्ड ग्रैंडफादर हैड डाइड फ्यू ईयर्स एगो, तो माई ओल्ड ग्रैंडफादर डाइड फ्यू ईयर्स एगो, हैड नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, या हिज ग्रैंडफादर डाइड यस्टरडे, हिज ग्रैंडफादर डाइड यस्टरडे, ये हो गया। और यहाँ पर लिख देंगे डायर, डायर कैसे बनाएंगे, DY, और यहाँ पर लिख देंगे E और R, डायर, ठीक है ना, और डायर माने रंगरेज या रंगने वाला होता है, ठीक है ना, शायद मुझे लगता है DYIER होता है डायर, खैर कोई बात नहीं, हम कुछ ना बनाए ये, तो ही इज डाइंग, इसमें जब बनाएंगे तो DY और EING बनाएंगे, ही वॉज, ही इज डाइंग, डाइंग का मतलब, अब देखो अगर हम बना देंगे DYING, ये इसकी है, और यहाँ बनाएंगे DYEING यानी डाइंग, तो ये रंगने की है, काफ़ी क्रिटिकल है, मतलब उसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम डायरेक्ट ऐसे करेंगे तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा, अभी मुझे ही हो रहा है कि ये सही है कि ये सही है, हालांकि मुझे लगता है ये सही है, ठीक है ना, इसमें आर नहीं होना चाहिए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिलहाल ही इज डाइंग क्लॉथ्स, वो कपड़े रंग रहा है, ही इज डाइंग क्लॉथ्स,